अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, बच्चे कोई बाहर हैं या पूरे हैं? अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर में जो तीनों क्वेश्चंस है ना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी के जो दो हैं वो हमारे पास न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो न्यूमेरिकल क्या होते हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में ना पेपर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल। थ्योरी में जो रट्टे वाले सवाल होते हैं, जो यानी कि जो चीज़ें याद करनी होती हैं वो चीज़ें हम याद करते हैं और उसका आंसर देते हैं। और न्यूमेरिकल होती है मैथ्स के सवाल जो सॉल्व करने वाले होते हैं। तो फिजिक्स में थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी मौजूद होते हैं थ्योरी के साथ साथ, सही है। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन है जो आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन और द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा पीछे वाले बच्चे जरा लो वॉल्यूम में बात करो। इज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। सर, वेरी लार्ज नंबर से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत ज्यादा लार्ज नंबर है ना, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर है। तो कितने जीरो हैं इसमें? तो इसको जो है ना वो मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, 10 की पावर 9। 1 × 10 की पावर 9 मतलब 10 की पावर 9 लिख दिया। 10 की पावर 9 लिखी जाए या फिर 1 और 9 जीरो लिखे जाए, बात एक ही है। यानी देखो कितना बड़ा नंबर था जो कि कितना छोटा सा नंबर हो गया। चलो 9 10 जीरो तो फिर बंदा लिख लेना, 1 के आगे 26 जीरो लगाते रहोगे, 0 0 0 0 0, कितनी लंबी हो जाएगी? तो 10 की पावर 26 लिख दो, सही है। तो उससे क्या है कि हमारे जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक मिनट बुक दिखाना मुझे, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। नहीं नहीं, ये तो उसकी है, 10 की है। चलो खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब जिस तरीके से देखो, एक नंबर और लिखा हुआ है इसमें 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 और 12 जीरो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 12 जीरो, इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय हम इसको आसानी से ये लिख सकते हैं, 1 × 10 की पावर 12, या 10 की पावर 12 भी लिखा जा सकता है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना बड़ा नंबर इतना छोटा करके उसको लिख दिया, यानी अच्छा ये कहलाता है फिर साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या कहलाएगा? बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म इज सिंपल मेथड, एक बड़ा आसान सा तरीका है ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर, जो बहुत बड़ा नंबर है, या फिर वेरी स्मॉल नंबर्स। इन दिस मेथड नंबर्स आर रिटन एज पावर्स ऑफ 10, मतलब 10 की पावर लगा के नंबर्स को लिखा जाता है। द कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर बिकम इजी। इतने बड़े नंबर, बहुत बड़ा अगर नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है, तो उसकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है? आसान हो जाती है, इजी हो जाती है, जब हम साइंटिफिक नोटेशन लगा देते हैं। सर वेरी लार्ज का समझ में आ गया, एक बहुत बड़ा अगर नंबर होगा वो छोटा करके लिखा जा सकता है। तो हमें वेरी लार्ज का मतलब तो समझ में आ गया कि अगर बहुत बड़ा नंबर है उसको छोटा करके लिख देना भी साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि वेरी स्मॉल नंबर भी साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो वेरी स्मॉल नंबर की छोटी सी मिसाल देता हूं मैं। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 0.0000000000001। कितने जीरोज हैं?
कितने जीरोस है टोटल मिला के? पॉइंट से पहले भी तो जीरो है ना, टोटल कितने जीरो है? 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर, लेकिन -12, क्योंकि पॉइंट्स हैं। सही है, यानी कि ये बहुत छोटा नंबर है, मतलब एक का कोई करोड़वां हिस्सा है ये, इतना छोटा ये नंबर है। लेकिन इतने छोटे नंबर को भी लिखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना हमें ये, लेकिन है तो बहुत छोटा नंबर ये। या फिर हम लिखते हैं 0.000 और 001, पॉइंट तो लगा हुआ है ना, बहुत छोटा नंबर है ये, बहुत छोटा नंबर है सर। 0.00001 तो बहुत छोटा नंबर है। कितने जीरोज हैं? 2, 3, 3, 6। तो 10 की पावर -6 करके लिखा जा सकता है। यानी चाहे बहुत बड़ा नंबर हो या चाहे बहुत छोटा नंबर हो, दोनों को हम लंबी करने के बजाय छोटी सी शक्ल में लिखते हैं, वो कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, यानी कोई बहुत बड़ा नंबर हो या फिर कोई बहुत छोटा नंबर हो जो लिखने में बहुत लंबा हो रहा है, उसको छोटा करके एक लफ्ज में लिख देना कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। बहुत बड़े नंबर को अगर छोटा करके लिखोगे 10 की पावर, बहुत छोटे नंबर को अगर छोटा करके ही लिखोगे तो 10 की पावर माइनस करके कुछ होगा। सही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, ऐसे करके लिखते हैं। तो ये जो 1 है ना, 1, ये कहलाता है कोफिशिएंट। n की जगह पर आ जाता है 1, ये क्या कहलाता है? यानी सर ये जो आपने लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, इसमें 1 जो है वो कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, 10 हमारे पास क्या है? 10 हमारे पास बेस है, और 12 हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट। क्लियर हो रही है बात? क्या था ये मामला जाने का आपके क्लास के दौरान? हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया साइंटिफिक नोटेशन का। अच्छा जी, तो कहने का मकसद ये है कि 1 जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। वेरी गुड। 10 हमारे पास क्या कहलाएगी? और कोई भी पावर चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, वो क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंट कहलाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इतने बड़े नंबर को 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 करके लिखूं, मतलब साइंटिफिक नोटेशन बना दूं, तो इसमें 1 आप कहोगे 1 सर कोफिशिएंट है, 10 जो है वो बेस है, और 12 जो है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ मेजरिंग सिलेंडर? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आजकल यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे कुछ वीडियोस आ रही हैं जिसमें पेट्रोल पंप में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई 1 लीटर पेट्रोल तुम लोग सही डालते नहीं डालते, एक लंबा सा जो है ना वो पारा टाइप का होता है, पैमाना कहते हैं जिसको, उसमें पेट्रोल डाला जाता है और चेक किया जाता है पूरा 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको मैं बता दूं, एक, जैसे घर पे हम लोग प्याला यूज करते हैं, जग यूज करते हैं, या आजकल वाटर बॉटल जैसी आ रही है कि उसमें ना मार्किंग हुई हुई होती है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह से मार्किंग हुई हुई होती है। इसी तरह से हमारे पास एक अदर डिवाइस होती है, ये ग्लास की भी हो सकती है, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है। एक अदर हमारे पास कंटेनर होता है, ये ग्लास का भी हो सकता है और ये प्लास्टिक का भी हो सकता है। इस पे ना कुछ मार्किंग्स हुई हुई होती हैं, जैसे स्केल्स पे होती है, लेकिन इसके अंदर हम पानी वगैरह, लिक्विड वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें मार्किंग हुई भी होती है, जैसे कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह से करके मार्किंग हुई हुई होती हैं। इससे फायदा ये होता है कि लेट से मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ 1 लीटर पानी चाहिए, तो मैं इसमें पानी डालूंगा उस हद तक जिस हद तक ये 1 पे आके पानी ना रुक जाए, तो मुझे पता चल जाएगा 1 लीटर पानी आ गया है इसके अंदर। तो कंसेप्ट बेसिक ये था। अब इसको पढ़ते हैं। मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और प्लास्टिक सिलेंडर। सिलेंडर शेप की जो है वो चीज होती है, या तो ग्लास की होती है या तो प्लास्टिक की होती है, विद अ स्केल ग्रेजुएटेड। स्केल ग्रेजुएटेड का मतलब होता है कि उसमें एक स्केल छपा हुआ होता है, जैसे आप लोग प्लास्टिक का स्केल है उस पर नहीं छपे हुए होते हैं, तो इस तरह से इस सिलेंडर में भी स्केल छपा हुआ होता है। अच्छा, इन क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर्स। अच्छा, यूजुअली ना हम लोग जब पानी पीते हैं या पानी भरते हैं वो लीटर्स में भरते हैं, जैसे मिल्क भी हम वैसे तो दूध बोलते हैं 1 किलो दे दो, लेकिन होता लीटर है। लिक्विड्स को ना लीटर में मेजर किया जाता है। हम जूसेस लेते हैं, फ्रूट जूसेस, वो भी लीटर्स में ही होता है, पानी भी लीटर्स में ही होता है।
हम अगर दुकान में जाए ना, हम उसको बोलें कि भाई 6 लीटर का कैन दे दो, तो वो 6 लीटर का कैन देगा। तो पानी को लीटर्स में मेजर किया जाता है। पेप्सी को भी लीटर्स में मेजर किया जाता है। मतलब हम बोलते हैं ना 500 ml की बोतल दे दो, तो ml का मतलब है मिली लीटर्स, क्योंकि लिक्विड है। और इसी तरीके से हम बोलते हैं भाई 250 ml वाली कांच की बोतल दे दो, ml मिली लीटर। तो क्या चीज, क्या बेटा? हर लिक्विड को ही मिलीलीटर या फिर लीटर में मेजर करता है। अच्छा, मिलीलीटर और लीटर में क्या फर्क है? 1000 मिलीलीटर 1 लीटर बन जाता है। यानी कि 500 मिलीलीटर यानी 500 ml, 500 ml की दो बोतलें मिलके 1 लीटर बना देंगी, क्योंकि 1000 ml 1 लीटर होता है। ये कन्वर्जन भी इंशाल्लाह कल मैं सिखा दूंगा, टेस्ट होगा, फिर इसके बाद ये कन्वर्जन को दिखवा दूंगा। 1000 ml होता है, 900 ml 900 ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml। तो कहीं ना कहीं डंडी मार रहे होंगे। अच्छा, नहीं वैसे मैथमेटिकली खैर इतना होता है, बाकी अपने हिसाब किताब ऑयल वॉयल वालों के अगर चल रहे हो तो चल रहे हो। हाँ, हाँ, तो ये है कि ऑयल वाले अपने हिसाब किताब इस हिसाब से चलाएं। लेकिन यूजुअली जो है वो मैथमेटिकली ये होता है, जैसे कि सेंटीमीटर और मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब कोई कपड़े वाला 2 नंबरी करे, वो 1 आध सेंटीमीटर कम दे, तो वो एक अलग कहानी है। खैर अब इधर आ जाओ। हाँ, अच्छा, ये जो स्केल है ना बेटा, ये इस तरफ भी होता है और ये इस तरफ भी होता है। एक तरफ होता है स्केल मिलीलीटर्स में, ml में, तभी देखो इसकी डंडियां भी दूर दूर हैं। और एक तरफ डंडियां बहुत करीब करीब होती हैं, और ये होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, क्यूबिक सेंटीमीटर ना ml से भी छोटा होता है। लीटर बड़ा, लीटर से छोटा ml, ml से भी छोटा क्यूबिक सेंटीमीटर। वही मैंने कहा ना, 1 लीटर में जहां पर ml वाले साइड पर 3 डंडियां आ रही हैं, वहां पर क्यूबिक मीटर वाले साइड में 8-10 डंडियां आ रही हैं। यानी क्यूबिक मीटर इतना छोटा यूनिट होता है। तो बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर क्या है? मेजरिंग सिलेंडर ग्लास या फिर प्लास्टिक का एक सिलेंडर है, ग्रेजुएटेड होता है। जो कि ग्रेजुएटेड का मतलब उसमें निशान लगे हुए होते हैं। किसके निशान लगे हुए होते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर के भी, मिलीलीटर के भी। इट इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब होता है मिकदार। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो ये मालूम करने के काम आता है कि लिक्विड में कितनी वॉल्यूम है। ऐसे ही हमजा, रख दे मोबाइल। तो अगर लेट से मैं चेक करना चाहूँ भाई पेप्सी में 500 ml होता है या नहीं होता, 500 ml वाली बोतल में लाता हूँ, मैं इसमें डालूंगा, और अगर ये 500 ml तक आ गई पेप्सी, तो मैं कहूंगा हाँ 500 ml थी। यानी लिक्विड की मिकदार मेजर करने के लिए ये इस आले का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम नाम देते हैं किसका? मेजरिंग सिलेंडर का। ठीक है। अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सवाल पेपर के लिहाज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला वाला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला सवाल पेपर के लिए आज की क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि है डेंसिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास का ये है। द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। सर थोड़ा सा ना डेंसिटी को लफ्जन व लफ्जन समझाने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं मैं डेंसिटी का। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा ठोस है। जैसे कि अगर हम पानी को लेते हैं, लिक्विड है, तो पानी इतना ठोस नहीं होता। वहीं पर मैंगो शेक को ले लेते हैं, तो मैंगो शेक थोड़ा थिक होता है, थोड़ा ठोस होता है। रोड बनता है, उस पे काले कलर का एक लिक्विड डलता है, टार कहते हैं उसको बेसिकली ना। तो वो तो और ज्यादा वो होता है, डेंस होता है। तो मतलब इससे अंदाजा लगा लो नॉर्मल तरीके से कि एक जगह पर ले लो पानी, और एक जगह पर ले लो आम का शेक। ज्यादा थिक कौन सा होता है, डेंस कौन सा होता है? मैंगो शेक। ठीक है। तो हम कहेंगे मैंगो शेक की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा थिक है, कितनी ज्यादा गाढ़ी है, कितनी ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। रूह अफ़ज़ा की बोतल में जो लिक्विड रूह अफ़ज़ा होता है, उसकी डेंसिटी ज़रा ज़्यादा होती है, वो ज़रा थिक होता है। जब उसको पानी में मिक्स कर लिया जाए तो पतला हो जाता है वो। तो बेसिकली हम कहेंगे कि रूह अफ़ज़ा जो पानी में मिला हुआ है उसकी डेंसिटी कम है, और रूह अफ़ज़ा जो बोतल के अंदर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। सही है। द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब समझना, बड़े मजेदार मतलब है। मेरे पास ना ये है सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वही वाला जो ऊपर नहीं पड़ा था जिसका, मेजरिंग सिलेंडर। अभी हम अज्यूम करते हैं इसमें सिर्फ ml लिखा हुआ है।
ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है सिर्फ यहाँ पर 100 ml हो जाता है, यहाँ तक अगर पानी आ जाएगा या यहाँ तक कोई जूस या ड्रिंक आ जाएगी तो 100 ml, यहाँ तक आ जाएगा तो 200 ml हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा तो 300 ml हो जाएगा, मिसाल के तौर पे। अच्छा, इसके नीचे ना मैं तराजू भी रखा हुआ हूँ, तराजू के ऊपर इसको रखा हुआ है मैंने। एक और सिलेंडर ले लेते हैं मेजरिंग का, इसमें भी सेम वही कहानी है। यहाँ तक 100 ml हो जाएगा, यहाँ तक 200 ml हो जाएगा और यहाँ तक 300 ml हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने रख दिया तराजू। ठीक है, अच्छा जी, इसमें ना मैंने डाला है सादा पानी 100 ml और इसमें मैंने डाला है मैंगो शेक 100 ml। दोनों किसके ऊपर रखे थे मैंने? तराजू के ऊपर। अच्छा, जैसे ही मैंने 100 ml पानी डाला ना इस सिलेंडर में, तो मुझे पता चला कि इसका जो वेट है, तराजू में जो ना वेट लिखा हुआ आ रहा है इसका 250 ग्राम। 100 ml पानी का वजन कितना लिखा हुआ आ रहा है? 250 ग्राम। ठीक है, मतलब 100 ml पानी का वजन है 250 ग्राम। क्या मुझे ये बताओ, ये जो आम का शेक 100 ml है, इसका भी वजन 250 ग्राम होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा, जैसे कि 500 ग्राम आ गया। ठीक है, एमएल अलग चीज है, ग्राम अलग चीज है। एमएल होता है लिक्विड्स को मेजर करने के लिए, ग्राम होता है वजन को मेजर करने के लिए। लेकिन यार मुझे ये बताओ, यहाँ पर भी 100 ml ही है चीज, यहाँ पर भी 100 ml चीज है। 100 ml पानी का वजन जब 250 ग्राम आ रहा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इस वाले का जो वजन है आम के शेक का, ये ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि सर ये थिक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ये मतलब होता है हमारे पास डेंसिटी का, कि डेंसिटी का मतलब ये होता है कि उतनी ही जगह पर, उतने ही वॉल्यूम में कितना ज्यादा वजन ज्यादा बढ़ेगा या वजन कम होगा। अगर उतनी ही जगह पर वजन ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा है, उतनी ही जगह पर अगर वजन कम होगा तो डेंसिटी कम है। इज दैट क्लियर? यही बात यहां लिखी हुई है। द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस, कि कोई भी चीज का मास कितना है। मास का मतलब क्या होता है? वजन है। किसी भी चीज का वजन कितना ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी मिकदार में उस चीज का वजन कितना ज्यादा है या उस चीज का वजन कितना कम है, वो कहलाती है क्या मेरे पास? अगर किसी चीज का वॉल्यूम कम है और मास बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा डेंस होगी। किसी चीज का वॉल्यूम मिकदार को कहते हैं, लिक्विड में मिकदार को वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि इसका वॉल्यूम कितना था? 100 ml, लेकिन इसका मास कितना था? इसका वॉल्यूम कितना था और इसका मास कितना था? तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, ये पी नहीं है, पी जैसा ही कुछ है, रो इसको कहते हैं। अच्छा, दुनिया में ना हर चीज को किसी ना किसी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सराजान कोचिंग सेंटर है, तो सराजान कोचिंग सेंटर को SACC से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। इसी तरीके से आप लोग अपनी कॉपीज में अक्सर फिजिक्स की जगह PHY लिख देते हो, कंप्यूटर की जगह COMP लिख देते हो, एक सब्जेक्ट को किसी चीज से रिप्रेजेंट कर देते हो। इसी तरह से डेंसिटी को ना इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस लेटर को रो कहा जाता है। और ये कौन सी जबान का लेटर है? ग्रीक। अच्छा, ग्रीक भी एक जबान होती है, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, जबानें हैं ना। ग्रीक जबान जो है ना, वो एक कंट्री है, ग्रीस, यूरोप में कंट्री है, मुल्क है, वहां पर बोली जाती है ग्रीक जबान। बहुत पुरानी जबान है ये। कदीम यूरोप में जो लोग होते थे ना, वो ये ग्रीक जबान का इस्तेमाल करते थे। तो ग्रीक जबान का लेटर है ये। क्या चीज? अभी भी है मुल्क, अभी भी है, लेकिन अभी तो खैर काफी एडवांस कंट्री हो गई, इंग्लिश ही अब वहां पर बोली जाती है। बहुत कम लोग हैं जो ग्रीक में बात कर रहे होते हैं। मुश्किल है। अच्छा, अब ग्रीक, तो इसको, ये किस जबान का लफ्ज है? ग्रीक जबान का। इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। सही है, इसको पी नहीं कहते, इसको रो कहते हैं। सही है, जो तुम लोगों ने मचाया हुआ है क्लास में, रोना रोना। अच्छा जी, तो M/V, M का मतलब होता है मास, V का मतलब होता है वॉल्यूम। मुझे वैसे ही बताओ, जब डेंसिटी की बात हो रही है, एक जगह पर मास आ रहा है, एक जगह पर वॉल्यूम आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ है ही ना डेंसिटी में। तो इसी वजह से डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि मास और वॉल्यूम का ही रिलेशन तो डेंसिटी है, कितना ज्यादा मास हो रहा है उतना ही वॉल्यूम में रहते हुए। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लास आपकी समझ में आ गई?